विदाई के समय मैंने डोली में बैठने से मना कर दिया क्योंकि मेरा दूल्हा। शादी के बाद विदाई का समय था। सुधा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी और वहाँ मौजूद सभी लोगों की भी आंखों में आंसू थे। उस समय सुधा ने घूंघट निकाला हुआ था और अब उसका विदा होकर ससुराल जाने का समय हो गया था। तो जैसे ही सुधा रोते हुई कार में बैठने लगी, तभी उसकी छोटी बहन रोती हुई उससे दोबारा लिपट कर रोने लगी। तभी गाड़ी के पास खड़े सुधा के पति विकास से उसका दोस्त राहुल कहता है, अरे यार विकास, यहाँ से घर पहुँचते ही सबसे पहले होटल अमृत बाग पहुँच कर एक बढ़िया सा खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ तेरे ससुराल में तो एकदम घटिया खाना था। ऐसा खाना तो हमारे यहाँ कुत्तों को भी नहीं खिलाते। तभी साथ ही खड़े विकास के छोटे भाई ने भी कहा, हाँ यार, यहाँ का खाना तो एकदम बकवास था और रसमलाई में तो रस ही नहीं था। ये कहते हुए वो तीनों ही जोर जोर से हंस रहे थे। तभी सुधा के पति विकास ने भी अपने ससुराल वालों की मजाक उड़ाते हुए कहा कि हाँ यार, मैंने भी मजबूरी में ही यहाँ का खाना खा लिया, वरना मैं तो ऐसे खाने को तो हाथ भी नहीं लगाता। और अब पक्का हम तीनों घर पहुँचते ही होटल अमृतबाग का खाना खाएंगे। अपने पति के मुंह से ऐसी ऐसी बातें सुनकर सुधा कार में बैठती बैठती रुक गई और उसने गुस्से में सबके सामने अपना घूंघट हटाते हुए कार के दरवाजे को जोर से बंद किया और आंखों में आंसू लिए सुधा अपने पिताजी के पास चली गई और उनका हाथ पकड़कर उससे ये कहा कि पिताजी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं। ये बात सुधा ने इतनी जोर से कही कि अब सारे लोग उसकी बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। सब लोग सुधा के नज़दीक आ गए और सुधा के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा हो। वजह क्या थी ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। तभी सुधा के ससुर श्याम जी ने आगे बढ़कर सुधा से पूछा कि सुधा बेटी, बात क्या है? तुम अचानक ही शादी होने के बाद अपनी विदाई होने के समय यूँ शादी को नामंजूर कर रही हो। तभी सुधा कुछ देर चुप रहने के बाद अपनी आंखों में आंसू लिए अपने ससुर से बोली कि बाबूजी, आपको पता है मेरे माता पिता ने अपने सभी सपनों को मारकर हम सभी बहनों को इतना पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, और आप जानते हैं कि एक बाप के लिए उसकी बेटी क्या मायने रखती है। वैसे आप और आपका बेटा कभी नहीं जान सकते, क्योंकि बाबूजी, आपके घर में तो कोई बेटी नहीं, और आप जानते हैं मेरी शादी में आने वाले बारातियों के लिए खाने पीने की एक भी कमी न रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 3 महीने से रात को 2 से 3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ ये योजना बनाते थे कि रसोइया कौन होगा और खाने में बारातियों के लिए किस किस जगह से खाना बनवाना है और बारातियों को कहाँ बिठाना है, ताकि कहीं किसी को बुरा न लग जाए। और शायद आप नहीं जानते कि मेरी माँ ने पिछले 1 साल से एक भी नई साड़ी नहीं खरीदी, क्योंकि मेरी शादी में पैसों की कोई कमी न रह जाए। और आज भी मेरी शादी में भी मेरी माँ मेरी बड़ी बहन की साड़ी पहनकर खड़ी है। और ये तो कुछ नहीं, मेरे पिताजी भी 150 रुपये की इस टी शर्ट के नीचे कई छेद वाली बनियान पहन कर खड़े हैं, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज इस शादी में आपके बेटे को रोटियां ठंडी लगी हैं, उसके दोस्त को पनीर बकवास लगा और मेरे देवर जी को रसमलाई में तो रस ही नहीं मिला। और तो और मेरे पति विकास जी तो कह रहे थे कि वो तो ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाते, बस उन्होंने तो मजबूरी में ही खाना खा लिया। अगर यह सब इन्होंने मजबूरी में ही खाया है तो इसकी क्या गारंटी है कि मुझसे शादी भी ये अपनी खुशी से ही कर रहे हैं। कल को विकास जी भी ये कह सकते हैं कि मुझसे भी इन्होंने मजबूरी में ही शादी की है। और सुधा रोते हुए अपने ससुर से ये भी कह रही थी कि जिस माता पिता ने मेरी शादी में दिन देखा न रात बस शादी की तैयारियों में लगे रहे,
उन माता पिता पर आज आपके बेटे और उसके दोस्त यूँ ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं और उनकी अपनी बेइज्जती कर रहे हैं। क्या आपका घर में माता पिता की इतनी ही इज्जत होती है? तभी सुधा के ससुर ने कहा कि बेटी, इतनी छोटी सी बात पर तुम इतना नाराज़ हो गई। तो सुधा ने अपने ससुर की बात को काटते हुए कहा कि बाबूजी, ये छोटी सी बात नहीं है। अगर शादी के बाद मैं भी आपकी इज्जत ना करूं तो आपको कैसा लगेगा? ये सुनते ही सुधा के ससुर ने शर्म के मारे अपनी आंखें नीची कर ली। तभी सुधा ने कहा, लेकिन बाबूजी, आप चिंता न करिए, हमारे अंदर हमारे अच्छे माता पिता के संस्कार हैं। किसी की बेइज्जती करना, ये सब हमारे माता पिता ने हमें कभी नहीं सिखाया। ये सुनते ही नेहा के पिताजी शंकर जी ने आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को गले से लगा लिया और उससे कहा कि बेटी, मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी है और अब तू शांत हो जा। बेटी, तुझे मेरी कसम, तू इन्हें माफ़ कर दे और खुशी खुशी अपने ससुराल चली जा। तभी नेहा के पति विकास भी सुधा के पिताजी और सुधा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और ये कहता है कि बाबूजी, मुझे माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी ही है, लेकिन आज आपकी बेटी ने मुझे एक पिता की इज्जत करना सिखा दिया और आज के बाद मैं हर किसी के माता पिता हमेशा इज्जत करूँगा। उसी वक्त सुधा के ससुर श्याम जी भी आगे आकर अपनी बहू सुधा के सर पर हाथ रखकर कहते हैं कि मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है। उसने मुझे बहू के रूप में एक बेटी दे दी और वो भी इतने अच्छे संस्कारों वाली, जो कि माता पिता का भी इतना सम्मान करती है। और अब बेटी, मेरे कहने से इन नालायकों को भी माफ़ कर दे, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। तभी सुधा अपने ससुर जी के दोनों हाथों को पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं बाबूजी, आप मेरे पिता के समान हैं, कृपया आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। तभी सुधा के पिताजी शंकर जी भी कहते हैं कि समधी जी, आप मेरी बेटी के सामने हाथ जोड़कर कृपया हमें शर्मिंदा मत कीजिए। मेरी तो आपसे बस इतनी सी प्रार्थना है कि मेरी हमेशा आप मेरी बेटी को अपनी ही बेटी समझना और इससे कभी भी कोई गलती हो जाए तो इसे माफ़ कर देना। तो श्याम जी ने अपने समधी शंकर जी का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप बिल्कुल चिंता न करिए, बल्कि अब तो सुधा बेटी ही हमारे पूरे घर को संभालेगी और अब ये ही हमारे घर की लक्ष्मी है। ये सुनकर सुधा के पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा कर देते हैं और सुधा अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी और अपने पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी हुई अपनी माँ और पिताजी की आंखें और अपने पिताजी का वह आंगन, जिस आंगन में कल तक वह खूब हंसती खेलती थी। आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी किसी दूर प्रदेश में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।